अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम नाजरीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है और आजकल मौजूद गुफ्तगू कुछ सियासत के हवाले से। कमोबेश तमाम ही प्रोग्राम्स में आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जो मामलात इस वक्त जारी हैं, और बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि मामला जो है वो किसी तरह में हल हों ताकि जो सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहे। बड़े बहुत अहम मसाइल हैं, काफ़ी सालों से इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि अभी तक हल तलब मसाइल के ऊपर भी किसी भी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं रही। एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी किस तरह बेहतर बनाया जाए, उसकी मिजरीज़ को कम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, और इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा इसके हवाले से इक़दाम नहीं हुए। और अब सियासी जोड़ तोड़ का जो मरहला है वो एक दफ़ा फिर उसका आगाज़ हुआ, तहरीक अदम एतमाद सामने आई, और फिर जो कुछ हो रहा है उसका आप बखूबी जायज़ा ले रहे हैं। अभी इससे पहले भी प्रोग्राम में बात हुई थी कि जो हमारे मौशी मसाइल हैं बहुत तेज़ी से सर उठा रहे हैं, और अगर ये जो सियासी मामलात हैं अगर ये ठीक ना हुए तो आगे मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। साथ ही कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, एक आदमी को शायद इससे कोई ज़्यादा लेना देना ना हो। महंगाई और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ इनको काबू करने के लिए, और यही उसका एक मसला है। इसके साथ साथ और बहुत सारे दीगर मसाइल होना तो ये चाहिए था कि इसके हवाले से हुकूमत की कोशिशें होती, लेकिन शुरू दिन से ये बात पूछते रहे, ये सवालात बार बार होते रहे कि ये जो मौशी सूरत हाल है इसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात किए गए, या प्लान वो जिसका आप हमेशा तस्करा करते आए हैं वो क्या है, वो नहीं बताए गए, और बातें महज बयाना तक की हद तक महदूद होकर रह गई। सुबह से लेकर शाम तक आपके सामने होता रहा जो कुछ, आपने उसका जायज़ा लिया। हुकूमती नुमाइंदे बैठ के हर फोरम के ऊपर हुकूमत का दिफा करते नज़र आए, लेकिन हकीकतन कुछ नहीं कर सके, और सूरत हाल अब इस नहज पे है कि हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं। बहरहाल, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि आम आदमी का मसला ये नहीं है कि कौन हुक्मरान आता है, किस तरह हुक्मरान जमात जो है वो अपने नंबर्स पूरे करती है या नहीं, ये सारे सियासी मामलात हैं। एक आम आदमी के मसाइल कैसे हल हों ये जानना भी ज़रूरी है। पिछले प्रोग्राम्स में कुछ बात हुई थी हाउसिंग के हवाले से, और ये जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त बाकी है इसने शुरू से ही ये नारा लगाया कि आम आदमी को रिहाइश की सहूलियात दी जाएंगी। जिस तरह और वादे जो है वो पूरे नहीं हो सके, इस तरह जो रिहाइश की जो सहूलियात हैं वो भी फराहम करने में नाकाम रहे। तो बहरहाल अब जानना ज़रूरी है कि निजी शोबा इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है, और यहाँ तक जो मामलात अभी तक पहुँचे हैं रिहाइश के हवाले से जो काम हो रहा है उसके ऊपर हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। आज भी कुछ मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे, उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, और साथ साथ जो माशरती मसाइल है इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज की जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे खुलकर। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद रोशन अली CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, पिछले प्रोग्राम्स में आपसे बात हुई कुछ रिहाइश के हवाले से, कुछ रेगुलेशंस के हवाले से बात हुई। अभी पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ इसी हवाले से कोई ग्रुप है वो एग्जीबिशन वगैरह कुछ करवा रहा है, अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कराची शहर की अगर बात कर लें, आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की यहाँ पर मुकीम है, और इस शहर की आबादी कमोबेश दुनिया के 90 ऐसे ममालिक हैं जिनसे ज़्यादा तसव्वुर की जाती है, क्योंकि सही आदाद व शुमार तो हमारे पास है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ हाउसिंग की नीड है उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, पिछले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात हुई है, लेकिन कोई भी हुकूमत आई हो, इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, लोगों को ये जो सहूलत है रिहाइश की ये फ़राहम करने में नाकाम रही है, बल्कि रेगुलेशंस जो हैं वो मज़ीद टाइट होती चली गई। और इसके साथ साथ फिर FATF का जो मसला अभी इस वक्त दरपेश है, एक बहुत बड़ा चैलेंज, उसमें भी कुछ जब रेगुलेशंस सख्त हुई हैं तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। मामलात को कैसे बेहतर बनाया जाए, अब सवाल ये पैदा होता है, और अब तक के जो इक़दाम हुए हैं मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में भी आगाह किया जाए। काम के हवाले से क्या प्रोग्रेस है इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की जाए। जी यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। देखें, एक तो बहुत अच्छी खुशाइन बात ये हुई है कि गवर्नमेंट ने स्टेट एजेंट्स को जो है ना एज ए सेक्टर के तौर पे तस्लीम कर लिया। ठीक है। और इसकी वजह से अब वो तमाम रियल इस्टेट एजेंट को
रजिस्टर्ड होने के लिए भी कहा गया है। बिल्कुल ठीक है जैसे कि आपको पता है लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा भी था कि इनको इस पर कंसिडर करना चाहिए। जी तो अब हम लोग हमारे जितने स्टेट एजेंट हैं वो सब जी। अब रजिस्टर्ड होना उनके लिए कंपलसरी हो गया। बिल्कुल ठीक है। कंपलसरी होने में ये होगा कि अब हमारा कोई चेक एंड बैलेंस होगा, और उसके हवाले से ये कि उन्होंने एक जैसे FATF में हम लोग, हमारा मुल्क जो है तो ग्रे लिस्ट में है, तो जी ग्रे लिस्ट में निकलने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। DNFBP एक रजिस्ट्रेशन है हम्म, जो कि FBR ने इंट्रोड्यूस की है, तो इसमें हमें रजिस्टर्ड होना सबको लाजमी हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी रियल एस्टेट एजेंट किसी की इन्वेस्टमेंट कराता है तो उसका रिकॉर्ड FBR के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और FBR के अंदर जो एक जो वेबसाइट है उसको हम खोलते हैं तो उसमें कोई तकरीबन 450 जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग हैं या कोई क्रिमिनल लोग हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। मौजूद है। अगर बिल्कुल आप ठीक अपनी है। ऐप खोलते हैं उसमें जो भी आपका सेलर परचेजर है उसकी आप अगर उसका शनाख्ती कार्ड डालते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर उसका नाम उस क्रिमिनल लिस्ट में मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है ठीक और है। अगर वो मैच कर जाता है तो आप पे लाजिम है कि फिर आप उनके साथ कोई उनके साथ ट्रांजेक्शन काम ना ना करें, करें। बिल्कुल ठीक है। ये और अगर आसान हो गया करेंगे तो फिर जांचना। आप जुर्म के मुर्तकिब होंगे और इसके जी, जिम्मेदार भी खुद होंगे वो खुद नुकसान के। होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सही है। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि कम से कम इसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन सही हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब हम सारे स्टेट एजेंट को चाहिए कि जब भी कोई काम करें तो उसमें जो भी जो आपका क्लाइंट है उसके मुतालिक पहले तसल्ली कर लें बिल्कुल ठीक कि है। भाई वो उनका रिकॉर्ड जो है वो क्लीन है, और अगर उनका पहले, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी स्टेट एजेंट पे हो गई है बिल्कुल कि ठीक है। चाहे सेलर है, परचेजर है या कोई एंड यूज़र है, जी उसके मुतालिक कोई भी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर खुदा न खाता वो जो क्लाइंट है अगर वो मशकूक हुआ या वो किसी जुर्म में मुर्तकिब हुआ, और जो रियल एस्टेट एजेंट है क्योंकि अब तो वो रजिस्टर्ड है, बिल्कुल अब ठीक उसका है। रिकॉर्ड FBR में चला जाएगा और आपकी मौजूद, आपको पता है कि वो क्रिमिनल है तो फिर आप उसके जुर्म के मुर्तकिब भी होंगे, बिल्कुल ठीक तो है। लिहाजा आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और देखभाल के ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। और ट्रांजेक्शन जो है अब जो भी होगी वो थ्रू पे ऑर्डर होगी, बिल्कुल ठीक थ्रू है। इंस्ट्रूमेंट होगी, बिल्कुल ठीक है। उसका भी रिकॉर्ड वहाँ पे जाएगा FBR में, और जो भी आपकी वैल्यू, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी थ्रू पे ऑर्डर होगी, मगर कैश की ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ठीक ये है। सख्ती से उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि कैश की कैश ट्रांजेक्शन नहीं ट्रांजैक्शंस होगी। नहीं हो सकती। और ठीक एक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ट्रांजेक्शन करें तो उस ट्रांजेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपका जो क्लाइंट जी है जी। उसकी कोई 70 सवालों के कोई फॉर्म है उसको फिलअप करना होगा, बिल्कुल ठीक है। और उसका रिकॉर्ड जो है स्टेट एजेंट को अपने पास रखना होगा कम से कम 5 साल तक, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है किसी वक्त पे भी आके आपसे पूछ सकती हैं बिल्कुल ठीक कि है। भाई आपने कोई ट्रांजेक्शन की थी उसका रिकॉर्ड दिखाएं। रिकॉर्ड का है। अगर बिल्कुल आपके ठीक पास है। रिकॉर्ड नहीं है तो वो 1 महीने का आपको शोकाज नोटिस देंगी, बिल्कुल मतलब ठीक आपको है। एक मोहलत देंगी, उस दौरान आप अपना रिकॉर्ड कंप्लीट कर लें। अगर आपने नहीं किया तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, ठीक कम है। से कम जुर्माना 10,000 रुपये तक होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेगुलेशंस की ज़रूरत थी, और सबसे पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर करना ज़रूरी था कि यहाँ पे हर शख्स जो है वो काम कराए, और क्योंकि इतने सारे केसेस सामने आए हैं तो अब ये लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनका रिकॉर्ड सही हो। तो रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा आपके ख्याल में ये हुआ है कि काम में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। दूसरा ये कि कैश सेटलमेंट्स हो रही थी यहाँ पर, तो बड़ी बड़ी जो है वो प्रॉपर्टीज़ की डीलिंग हो रही है, कैश के ऊपर हो रही है, तो उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं होता, और जो एक्चुअल जो अमाउंट पे की गई है उसके अगेंस्ट कोई भी एक फ़र्जी अमाउंट बनाकर जो है वो रिकॉर्ड के अंदर शो की जाती है, जिसकी वजह से टैक्स का जो रेशो है वो इसमें कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा अहम आप समझ लें कि डेवलपमेंट है। प्लस ये कि रेगुलेशंस के हवाले से अब क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपके ख्याल में ईज़ और लाई जाए? क्योंकि अब बहुत सारे लोग मोहतात हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड हैं कुछ एरियाज़, तो इस वजह से बहुत सारे लोग अब काम करने से घबरा रहे हैं, फिर वो दीगर एवेन्यूज़ ढूंढते हैं। तो आपके ख्याल में ये मसला जो है इसको हल करने के लिए सूबाई हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, सूबे के अंदर काम हो रहा, हर सूबे का जो सूबे के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सूबे के लोगों को खुद उनका देखभाल करें और अपनी रिपोर्टिंग अपने पास करें उनकी कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अगर ये सूबे के अंदर कोई काम गलत हो रहा है तो उनकी मर्जी से हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो उनको पता होना चाहिए, और अगर गलत काम हो रहा है तो उसका एक्शन लेना चाहिए।
क्योंकि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी कंडीशन को फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। अगर हम उनकी कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये ग्रे लिस्ट वाले अपनी कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन है बिल्कुल ठीक कि है। आप मनी लॉन्ड्रिंग से परहेज करें और जो टेररिस्ट फंडिंग जो है उससे परहेज करें। बिल्कुल ठीक अगर है। उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट को जो है वो रजिस्टर्ड करने के लिए पाबंद किया है बिल्कुल ठीक कि है। उससे अब ये होगा कि हर रियल एस्टेट एजेंट जो है जवाबदेह होगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल ठीक तो है। जो पैसा पहले पार्क होता था ज़मीनों के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा या टेररिस्ट फंडिंग का पैसा, बिल्कुल अब वो नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। अब रियल एस्टेट एजेंट को पता चल गया कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है तो वो उसका पैसा अगर वो इस्तेमाल करता है तो कल वो खुद भी फंसेगा, इसलिए वो कोशिश करेगा कि ना करे। बिल्कुल तो ठीक ये है। थोड़ी सी ये बेहतरी की तरफ वो हमारा मुल्क बुक जाएगा। कीपिंग जो है वो ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे मामलात रहे जिसकी वजह से लोगों ने इसको अवॉइड किया। उसमें एक बड़ा रोल जो है वो एफबीआर का भी रहा है, और मैं तो बरमला इस चीज़ का इजहार करता हूँ क्योंकि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एफबीआर ने जिस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ने आगे जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किए, यही वजह बनी कि लोगों ने डायरेक्टली टैक्स पे करने को अवॉइड किया। और फिर कुछ कंपनीज या कुछ इंडिविजुअल ऐसे थे जो बाद में जाके बड़े अहम पोजीशन पे भी रहे, एक को तो जो है वो चेयरमैन भी लगा दिया गया। जी, तो उनका काम यही था कि लोगों को वो रास्ते दिखाएं, वो बताएं कि जो है वो टैक्स इवेजन जो है वो किस तरह होती है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रही है। फिर वो पॉलिसीज़ को जो है बाद में खुद ही क्रिटिसाइज करते हुए हर फोरम के ऊपर, टीवी प्रोग्राम में आज भी वो नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसी रेगुलेशंस लानी चाहिए, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत है कि फ्लेक्सिबल हो? अभी आपने 70 क्वेश्चन का तस्करा किया, और बहुत सारी जगहों पर ये कि अब तो खैर लोग डॉलर खरीदते और बेचते भी हैं, तो उसके लिए भी क्वेश्चन अब सामने आ गया है, कोई पासपोर्ट की भी कंडीशन लगा दी। आपके ख्याल में ये बड़े ममालिक में ये प्रैक्टिसेस नहीं होती? एक बड़ा सिंपल फार्मूला होता है जिसके तहत जो है वो ट्रांजैक्शंस होती भी हैं, तमाम चीज़ों को मॉनिटर भी किया जाता है। हम उस तरफ क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें भी आपने जिसका तस्करा किया है, मेरा अपनी ज़ाती राय हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत सारे लोग इस तरफ जाएंगे ही नहीं, और फिर वो जो आपको कैश सेटलमेंट की जो बात है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। आपकी क्या राय है? आप ज़रा फरमाइए कि इसको मज़ीद कैसे इसमें आसानी लाई जाए ताकि लोग इसकी तरफ आएँ बड़े दिल के साथ, फिर टैक्स भी पे करें, प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो भी सही हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सही तरह से काम करें। देखिए यासर साहब, ये चीज़ें सही हो सकती हैं। उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि स्टेट एजेंट को रजिस्टर्ड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि आप कोई गलत काम नहीं करोगे। जाहिर है अब तो आगे जो भी गलत काम करेगा वो आगे उसको सजा भी होगी। बिल्कुल ठीक है। मगर गवर्नमेंट को एक काम और करना चाहिए, जिसके वजह से अभी जो वो आपके जो कैश ट्रांजैक्शन अभी भी आपने कहा ना कि रुकेगी नहीं, वाकई नहीं रुकेगी। बिल्कुल रुक सकती है, एक सूरत में रुक सकती है। और मैं आपके चैनल के तौर से बताना चाहता हूँ कि आप भी रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो फेयर वैल्यू है ना, मार्केट के फेयर वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, आपको देखें आज नहीं करना पड़ेगा, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको उस तरफ जाना ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। तो क्यों नहीं आज चले जाएं? आज चले जाएं। तो आज फेयर वैल्यू, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप ट्रांसफर करें, तो आपको शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी रजिस्टर करने की। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से निकलने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपके मुआशरे में जो है ना बेहतरी आ जाएगी, शफाफियत आ जाएगी। तो मेरा ख्याल में इनको फेयर वैल्यू की तरफ जाना चाहिए। जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो जिस जगह की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से ट्रांसफर करें और उसका डेटा जो है एफबीआर में पुटअप करें, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन आपकी पे ऑर्डर के थ्रू होगी। जब पे ऑर्डर बैंक में गया तो उसके जरिए आपको एफबीआर में खुद ब खुद ही चलेगा। जो स्टेट एजेंट डील कर रहा है वो भी अपना टैक्स पे करे एफबीआर के अंदर, तो मेरा ख्याल में मामला खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपने एंड से टैक्स पेयर हूँ, लेट्स से अगर मैं एनआईसी होल्डर हूँ, पहले तो यही बड़ा आसान फॉर्मूला है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। अगर कोई एनआईसी होल्डर है, अगर वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता है, अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर जो मिडिल मैन है या स्टेट एजेंट है उसको इतना ज़्यादा आपको बर्डन करने की ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अब ये मसला ये होगा कि मैं अगर जैसे किसी भी सोर्स ऑफ इनकम मेरा जो भी है, मैं आकर प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, लेट्स से मैंने अगर वो क्वेश्चन फिल कर भी दिया, यू नेवर नो कि वो सही है या गलत है। बाद में अथॉरिटीज़ आपको आकर अगर क्वेश्चन करेंगी और अगर उसमें कोई चीज़ ठीक नहीं हुई, कोई डिक्लेरेशन ठीक नहीं हुई, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर आएगी। ये ज़रा फरमाइए। देखिए, वो उसका तो बहुत बिल्कुल क्लियर एक जवाब है। वो ये है कि जिस वक्त आप एफबीआर ने एक ऐप
इंट्रोड्यूस कर दी है। आप एक वो ऐप खोलते हैं, उसके अंदर एक इनका एनआईसी नंबर डालते हैं, ठीक है। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग मुलविस हैं उनका डेटा वहाँ मौजूद है आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक पर। है। उसमें तकरीबन 4,500 लोग हैं। अब अगर ये साहब जिनकी हम ट्रांजैक्शन करा रहे हैं ये गवर्नमेंट की नज़र में ये क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल होंगे तो उनका रिकॉर्ड होगा बिल्कुल ठीक आपके है। कंप्यूटर में, वेबसाइट पे। अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप उनके साथ ट्रांसफर अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है कि ये मतलब इस हद तक क्रिमिनल नहीं है कि इसका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में डाला हुआ है, बिल्कुल तो ठीक फिर है। आप कर सकते हैं उसके साथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये आपको भी जांचना ज़रूरी है कि जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसका क्या रिकॉर्ड है? हमारे पास जांचने का एक ही तरीका है कि हम कंप्यूटर में जो है इनका एनआईसी नंबर डालेंगे, सेलर का, परचेजर का, ठीक है। या जो एंड यूजर है, जो भी बेनिफिशियरी है, ठीक है। उसका हमने सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, जो कि हमें पाबंद किया गया है एफबीआर की तरफ से ठीक है। कि आप अपने क्लाइंट का शनाख्ती कार्ड नंबर वेबसाइट पर डालें, और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद कंप्यूटर आपको बता देगा कि ये क्रिमिनल है, इनका रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर वो उनका शनाख्ती कार्ड डालते ही अगर वो गवर्नमेंट को मतलूब हुए तो ऑटोमेटिक उनका जो रिकॉर्ड जो है जनरेट हो जाएगा, वो आगे चला भी जाएगा। ठीक है, वो एफबीआर खुद डिटर्मिन करेगा कि जी कौन से क्राइम जी जी। जो है वो कैटेगरी के अंदर वो फॉल तो करता है, आपकी उसके बाद। जिम्मेदारी कम हो गई, आपने सिर्फ एंटर करना उनका नंबर, आपकी जिम्मेदारी खत्म। बिल्कुल ठीक है, चलें यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं, शायद उसकी तरफ अभी बात करना यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। अब पूरी दुनिया में जो डिजिटल करेंसी है उसके ज़रिए जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी भी जा रही हैं और बहुत सारी डील्स भी हो रही हैं। अब उसके लिए क्या रेगुलेशंस हैं? कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो अभी तक जिसको उन्होंने वाज़े किया हो कि इसको रोका जाए? डिजिटल करेंसी के ज़रिए अगर कोई सेल परचेज़ हो रही है उसके लिए कोई लॉ पास किया है इन्होंने? उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो है ना बस उसको अगर फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ जाएंगे, आपका हर चीज़ क्रिस्टल एंड क्लीन हो जाएगी। आप उसकी तरीके से करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको फिर बाहर से भी फॉरेन एक्सचेंज भी आपका आना शुरू हो जाएगा, उनको भी कोई खदशात नहीं होंगे। और अब तो उनके लिए भी अच्छा हो गया, जो फॉरेन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो आएंगे तो उनको पता है कि अब तो जो रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट है उनके थ्रू अब हम ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो पैसा लाने में शायद वो झिझक महसूस ना करें। बिल्कुल ठीक तो है। उनको पहले ही हर पूरी दुनिया में ये होता है कि आप जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, हमारे यहाँ आज तक जो है ना पहले रजिस्टर्ड एजेंट नहीं थे, ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही तो नहीं था। अब बिल्कुल ये चीज़ माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ पैदा हुई है, तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा अच्छा इमेज भी जाएगा, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी हमारे पे एतमाद होगा, और वो इंशाल्लाह पैसा भी इधर लाएंगे। अब उनका पैसा भी सेफ एंड सिक्योर होगा, उनका रिकॉर्ड भी होगा। बिल्कुल ठीक तो है। चलें चलें इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पे लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये एक अलग मामला है, एक अलग बहस है। इसके ऊपर अभी मैं ज़रा गुफ्तगू करता हूँ आपसे, आगे चल के इस मामले के ऊपर भी बात की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, और ये जो प्रॉपर्टी का लेन देन है इसके हवाले से बात कर रहे थे कि इसके लिए जो रेगुलेशंस आई हैं उससे यकीनन ट्रांसपेरेंसी आएगी। और एक बहुत बड़ा मसला ओवर द ईयर्स रहा है, पहले तो शायद हमने इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाहर जब वेस्ट की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है और ख़ासतौर पर FATF का जब मामला सामने आया, तो उसके बाद बहुत सारी जगहों के बारे में जिससे हम दानिस्ता लाइल्म रहे उसकी निशानदही की गई। और अब वहाँ पे जब टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जब मज़ीद पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, तो अब बहुत सारी परेशानियों का सामना है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि ना डाटा है, ना हमने कोई चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश की है। जिस तरह मामलात हमारे यहाँ चलते रहे हैं साल हा साल, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। बहरहाल इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे रोशन अली साहब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे। सेल परचेज़ का आपने तस्करा कर दिया। अब साथ ही अब क्योंकि शहर कराची के अंदर बड़ी तादाद ऐसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी कोशिशों के बाद, अनथक मेहनत और जिद्दोजहद के बाद ही मैं उसका क्रेडिट इन्हें देता हूँ कि एक आम आदमी को जो है इस हाल तक पहुँचा दिया है कि वो एक वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया। और ये कोशिशें बड़ी देर से जारी हैं। बहरहाल अब ख़रीदो फ़रोख्त की बात तो नहीं होती, अब रेंट की ज़्यादा बात होती है। जो लोग रेंट पे भी अफोर्ड कर सकते थे वो इस काबिल नहीं रहे। लेकिन ये एग्रीमेंट के हवाले से बताइएगा, लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किलात इसमें जो है वो दरपेश आती हैं। और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए तो आपने कानून बताया कि इसको वज़ा कर दिया गया है, लेकिन रेंट के लिए क्या पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मसाइल लोगों को दरपेश है। पहले जब इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। जी देखिए, रेंट का जो सब्जेक्ट है बहुत सेंसिटिव है, जी। और लोग इसको बहुत इजी समझते हैं
कि किसी से भी पैसे लिए उसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी, बाद में उसको बहुत मसले होते हैं। जी। तो जिस वक्त आप ये रेंट की प्रॉपर्टी किसी को दें उसके लिए बहुत मोहतात हो जाएं, उनको पहले अच्छी तरीके से उसको आप देख लें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये कौन लोग हैं, कोई बिल्कुल कब्जा ठीक है। माफिया तो नहीं है। क्योंकि लोग समझते ही नहीं है, लोग थोड़े से पैसों के लिए किसी को अपनी बड़ी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद वो किसी भी वजह से अगर वो काबिज हो जाते हैं या उसको किराया नहीं देते, तो फिर वो जो लोग अपने थोड़े से पैसों के लिए, अपनी मंथली इनकम के लिए जो किसी को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, जी। उनको मंथली इनकम तो छोड़ें बल्कि वो टेंशन में आ प्रॉपर्टी से जाते भी हैं। हाथ धोना पड़ता है, प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो, आपको पता है कि किसी को अगर घर दे दिया उसे खाली कराना बहुत मुश्किल होता है। जी। ये लोगों को इसका आइडिया नहीं है। ये तो लकीली लोगों को कोई अच्छे किराएदार मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो सोच समझ के लोगों को किराए पे देना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। उसमें किराए पे देते वक्त जो है ना, एग्रीमेंट को बहुत सोच समझ के, बहुत समझदार लोगों के साथ मशवरा करके उसको बनाना चाहिए। किराए एक किराए के एग्रीमेंट के अंदर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है। 2-3 साल के बाद किराया बढ़ जाता है, किराया आपका कम होता है। अब वो जो किराएदार है उसको कहते हैं खाली करें, तो किराएदार खाली इसलिए नहीं करता कि उसको पता है मैं खाली करके अगर कहीं गया तो मुझे इस किराए पे चीज़ मिलेगी नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो वो उसको डिले करता जाता है। फिर अगले साल दोबारा रेंट बढ़ जाता है, फिर जी। वो सोचता है अब तो लिटिगेशन पे चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर जब मामला जब बिगड़ जाते हैं तो फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो बिल्कुल ठीक है। कोर्ट में किराया पुराना वाला जमा कराना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। फिर वो किराया वहाँ जमा होता है, फिर कोर्ट में ये होता है कि साल में 2-3 मरतबा हियरिंग होती है, तो कोई बहाना कर देते हैं, वहाँ पे मामला बिल्कुल चलते ठीक नहीं है। है, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से 2-4-5-10 साल जो है ना आराम से निकल जाते हैं। तो जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी होती है वो भी सफ़र करता है। बिल्कुल तो ठीक है। बेहतर ये है कि आप जिस वक्त किसी को रेंट एग्रीमेंट करें तो किसी वकील को बीच में डालें, किसी समझदार आदमी को बीच में डालें। और मेरी एक तजवीज़ ये है कि ये शायद कानून में तो नहीं है, मगर मैं अपने तौर पर अपनी सेफ्टी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी किराया है, सपोज जैसे आप उसको आप डबल किराया लिखवा दें। ठीक है। किराया जैसे 1 लाख है तो 2 लाख लिखवा दें, ठीक है। और उससे वर्बली एक एग्रीमेंट कर लें कि भाई हम 2 लाख लिखवा रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर जिस वक्त आप बेईमानी करोगे या हम बेईमानी करेंगे, तो आप 2 लाख रुपए की जगह पे मेरे से एक अंडरटेकिंग ले लें, उसको थर्ड पार्टी के पास रखवा दें कि मैं आपको जो भी किराया ले रहा हूँ वो आपको कैश की सूरत में वापस कर दूंगा। 1 लाख बिल्कुल एक ठीक लाख है। रख लूंगा, आप मुझसे लूंगा 2 लाख रुपए। जब तक आप सही चलेंगे मैं भी सही चलूंगा। जहाँ आपकी नीयत खराब होगी तो आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर किराया आपको 2 लाख ही जमा कराना पड़ेगा। कराना ये पड़ेगा। एक बिल्कुल छोटी सी ठीक है। सेफ्टी मेरे समझ में आती है कि इस तरीके से इनको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये एक ऑप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना केसेस, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो सिस्टम हमारा है उसमें कोई केस चला जाता है, अब तो लोगों को भी पता है, इसी वजह से हाल यहाँ तक पहुँचा है कि केसेस के फैसले होने में सालों बल्कि ज़िंदगियाँ लोगों की ख़त्म हो जाती हैं, जिससे वो बेचारे अपनी प्रॉपर्टी से भी जी हाथ जी धो जी। बैठते हैं। तो ये इसके लिए रेगुलेशंस को मज़ीद इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, और यहाँ पे अगर कानून साजी हो तो फिर मामला हल हो सकते जी हैं। जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और मज़ीद आगे चलते हैं, ज़रा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात हो जाए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि ओवरसीज़ हैं अब सिर्फ उनका ही इंटरेस्ट रह गया जी है। जी जी। वो लोकल जो है बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी आती है किसी भी शोबे में फिर आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो यही हाल कुछ पिछले 3 सालों से रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मोहतात होकर काम कर रहे हैं। अब ये फरमाइएगा कि अब क्या आप समझते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोगों ने इन्वेस्ट करना है, फिर क्योंकि उससे जैसा भी आपने कहा कि लोगों का किचन भी चलता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के कोई रेंट पे दे दी, तो कहाँ आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटी बाकी रह गई है? वो कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक साहब बड़ी मनतकी इसके दलाइल दे रहे थे कि शहर से बाहर जाके इन्वेस्ट करने में ये नुकसानात हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो शहर के बाहर कर दें, वो कि जिस तरह की अभी तक मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, तासुर ये दिया जा रहा है कि शहर के अंदर से काम बिल्कुल ख़त्म है, शहर के बाहर जो है आप काम करें। आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू हो। देखिए, मेरी राय बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है जी। कि मैं चाहता हूँ कि जो शहर के बाहर जो भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो मेरी नॉलेज में है वहाँ पे टाइटल नहीं है। जब टाइटल नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। लोगों को क्योंकि मालूमात नहीं है, लोगों को वो शायद अपने कमीशन का लालच देके उनको बोलते हैं कि लेकर आओ, बिल्कुल वो ठीक चले है। जाते हैं। उनके पास अमाउंट इतनी नहीं होती, वो लोग फिर डरते हैं कि हम इधर जाएंगे, इधर तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, जी। तो सस्ते की वजह से उधर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो सस्ते की वजह से जब जाते हैं तो वहाँ तो बेसिकली टाइटल क्लियर नहीं है, क्योंकि देखें ज़मीन तो कम से कम आपके नाम पर होनी चाहिए ना। अब जब ज़मीन आपके पास नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब
से इन्वेस्टमेंट वहीं करनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये देखें, चाहे वो बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, आपका हक है, आप उसको 5 रुपए दे रहे हैं या 5 लाख दे रहे हैं या 5 करोड़ दे रहे हैं, आप पहले उसका टाइटल जरूर चेक करें ठीक है, कि टाइटल में प्लॉट किसके नाम पर है, ज़मीन किसके नाम पर किसके है। नाम पर है। फिर उसको जाके सर्च निकलवाएं, उसको जाके क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें, और लेने के बाद आपकी तसल्ली हो जाए कि मालिक यही है और इसी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो जी, फिर आप जाके उससे एग्रीमेंट करें बिल्कुल और ठीक है, अपनी मर्जी का एग्रीमेंट करें। दोनों के आप अपना भी जो भी आपके एग्रीमेंट में जो कंडीशन है वो भी डालें, और जो सेलर है वो भी अपनी कंडीशन डाले, बिल्कुल ठीक है, और एग्रीमेंट करने के बाद कोशिश करें कि ये एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के पास रखवाएं। बिल्कुल ठीक है। ये आप हमेशा से इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं, ये ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी को इसमें जी इन्वॉल्व जी। किया जाए। अब ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ना इनकी लीज़ का पता है, ना ओनरशिप का पता है, टाइटल आपने का क्लियर नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब ये ओवरसीज़ जो बाहर हैं उनको जो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं कि वो इसमें आ जाते हैं, और फिर जो हिडन है उसके अंदर जो कंडीशंस लगी होती हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट सारी जो है वो डूब जी जाती है। तो ये जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, ये जो शहर के बाहर बनी हैं, इन्होंने इसका बड़ा नुकसान किया, इससे बड़ा डैमेज हुआ है। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको तो यही समझ में आता है कि नई सोसाइटीज़ बनी ओवरसीज़ के लिए रही हैं। फरमाइएगा। देखें, ये तो अब वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको खुद उसको चाहिए कि पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसका ठीक है, टाइटल चेक करे। देखें, इंसान फंसता अपनी गलती की वजह बिल्कुल से। ऐसा ही। एक समझदार आदमी, होशियार आदमी है, वो तो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, उसकी ज़मीन उसके पास नहीं है, वो तो शायद अपनी पूरी पेमेंट भी नहीं की प्लॉट की, उस पर प्रोजेक्ट बना रहा बिल्कुल है। ठीक अब है। सिर्फ उसने एक खाका तैयार किया हुआ, उसको देख के वो या दो चार अपनी बिल्डिंगें दिखा के देखो मेरी बनी हुई है, लोग लेके जाते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मगर बिल्कुल ठीक आगे है, जब डिलीवरी का वक्त आता है तो बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल तो ठीक है, ख़ासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी को तो हमें और आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक वो है, बहुत मेहनत से पैसा कमा के फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं, पाकिस्तान की खिदमत बिल्कुल, करते हैं। उनके ये जो लोग को उनको मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो मैं तो शुरू से खिलाफ हूँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के। बिल्कुल ठीक है। हम चाहते हैं कि चाहे आप वो किसी भी सोसाइटीज़ में जाए, प्लॉट आपका होना चाहिए, टाइटल क्लियर होना चाहिए, उसकी हर जगह से क्लियरेंस आपको मिलनी चाहिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। और बिल्कुल ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो कम अज़ कम और कोशिश ये करें कि बुकिंग में कोई चीज़ ना लें। देखें, बुकिंग में लें तो छोटे प्रोजेक्ट में लें कि वो चले साल ठीक दो है, साल में आपको चीज़ मिल जाती है। ये 5-5 साल का प्रोजेक्ट जो होता है वो 10 साल में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, 10 साल में प्राइस में जो फ़र्क आ जाता है, लोग बेईमान हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद वो फिर ब्लैकमेल होते हैं कि भाई अब इतने पैसे दे दें, चीज़ें महंगी हो गई, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ख़ास तौर पे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इशू ही डिलीवरी का है, बड़े बड़े नाम हैं जी लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, वजह यही है कि डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरी तरफ जो केस है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं हमेशा बताता हूँ, वहाँ डिलीवरी है लेकिन टाइटल अभी भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये भी कुछ हो रहा है कि वो डिलीवरी देखकर भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं जी, वो फैसलाबाद में प्रोजेक्ट किया था या रावलपिंडी में किया है, इस्लामाबाद में करने के बाद, लाहौर वगैरह में काम करने के बाद यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ भी डिलीवर करेंगे। अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो यहाँ डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? हालात आगे अगर चेंज होते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उनके अगेंस्ट आया, बिल्कुल है। तो मामला फिर कैसे आगे बढ़े? अब ये बताइए, लोग तो इसमें आ जाते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं कि यार पीछे डिलीवर करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ भी डिलीवर कर देंगे। ये चीज़ सही है आपके ख्याल में? देखें, आज से 1 साल पहले लोगों ने हमको कहा कि आप रोशन साहब यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ तो मार्केट चल ही नहीं रही। बिल्कुल मैंने ठीक कहा है। कोई बात नहीं, ना चले, हम अपने अपनी जगह पे तो बैठे हुए हैं, जी, कोई बात नहीं, पैसे नहीं बढ़ रहे, हमारे असल पैसे तो सेफ हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर आप बोले नहीं वहाँ जाए, वहाँ तो डबल हो रहे हैं। मैंने कहा भाई जिस जिस स्पीड से डबल होते हैं उसी स्पीड से नीचे भी आती है नीचे भी मार्केट। आते हैं, बिल्कुल और फिर एंड में फंसता हुआ आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो फंस के लोग बीच के पैसे निकाल के चले जाते हैं, वो बिल्कुल फंस ठीक है। जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे आज से नहीं कोई 28 साल से बैठे हुए काम कर रहे हैं, हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं डिफेंस में, तो बिल्कुल ठीक है। मुतमईन है। इंसान को जो है ना मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक शुक्र है। अदा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग गवादर में गए, ख़त्म हो गए, कुछ लोग दुबई गए, ख़त्म हो गए, बिल्कुल। उसके बावजूद लोगों को अकल नहीं आती। अब यहाँ पे जो सोसाइटी है भाई, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही है, मगर किसके प्लाट पे बन रही हैं? ये भी देखा जाए। किसके प्लाट पे बिल्डिंग बन रही है? आपको क्या पता कि 20 साल के बाद वो साहब अपना लेके आएंगे, ये 5 एकड़ का प्लाट तो मेरा है, मेरा है, बिल्कुल। तो ये तो मेरी ज़मीन है, ये तो मेरी गवर्नमेंट से देखें मेरे मुझे अलाट हुई हुई है, बिल्कुल तो ठीक वो है। तो मालिक तो वही होगा उन बिल्डिंगों का। बिल्कुल ठीक है। अब लोग इन चीज़ों का समझ नहीं रहे। लोग बोलते हैं मेरे भाई जो साहब अभी आपको ट्रांसफ़र दे रहे हैं वो ऐसे ही है कि आप अपने घर के अंदर किसी का भी ट्रांसफ़र कर दे, उसे गवर्नमेंट को तो नहीं पता कि आपने बिल्कुल ठीक क्या है। नहीं किया।
आपका जो भी ट्रांसफ़र हो उसकी जो भी उसकी रेवेन्यू जो है वो नेशनल बैंक में जमा हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चाहे 1 रुपया जाए, बिल्कुल तो ठीक है। आपको पता चल गया कि भाई मैंने पैसे गवर्नमेंट को दिए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार हो गई। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के खाते में 1 रुपया भी नहीं जा रहा तो आप कभी गवर्नमेंट से क्लेम भी नहीं कर सकते, ना बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक है। आपका साथ देगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जैसे अभी रोशन साहब ने तस्करा किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ख़ासतौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्ट करके जो है वो फंस भी चुके हैं, और फिर कहीं पे कोर्ट के ऑर्डर आने की वजह से मामलात भी ख़राब हुए। नस्ल टावर का केस आपके सामने ये सब कुछ हुआ, तो इसकी वजह से लोगों की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हुई है। अच्छा जी, अब जैसे अभी आपने बताया कि आप एक मखसूस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग काम करना इसलिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं, तमाम एंड के ऊपर, यूज़र के एंड के ऊपर भी, सेलर के एंड के ऊपर भी, हर जगह जो है सही है, वो बिल्कुल सही। क्लैरिटी है। और ये क्लैरिटी हर जगह नहीं पाई नहीं जाती, है, इस नहीं वजह है। से मामला हम देखते हैं कि पेचीदा होते चले जाते हैं। अब ये बताइए कि अब तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि इतनी तो अब गुंजाइश नहीं रहती आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके ख्याल में मज़ीद गुंजाइश कैसे बढ़ाई जाए, और उससे रिलेटेड ही जो दीगर प्रोजेक्ट हैं स्टार्ट हो रहे हैं, जो शहर से बाहर एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वहाँ पे इन्वेस्ट करना क्या सेफ होगा इस वक्त? देखिए, मैं नहीं समझता कि अगर आप उस जगह पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप वहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको अपने सेफ रख सकते हैं। हाँ, एक डीएचए सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं सेव कर क्योंकि वो एक सकते हैं, इदारा है। इदारा है बाकायदा, बिल्कुल इदारा ठीक है। है और फिर उसका उसके जो चेक एंड बैलेंस है, बिल्कुल ठीक चेक है। एंड बैलेंस उनका है, तो लिहाजा वो वहाँ पे आप डबलिंग का कोई सेफ्टी कर चक्कर सकते हैं। नहीं है, अगर कोई उसके कुछ अलावा नहीं है। वहाँ जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जो भी अनाउंस हो रही हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, वो आपको देंगे नहीं। जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक मसला है ना, वो भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ, वो भी सारी चीज़ें अभी बस कि मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, अभी मैं खुद भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया, लेकिन चलें आप अब। देखें कि एक जी। सुपर हाईवे पे एक सोसाइटी है और वो सोसाइटी के प्लॉट लीज हैं। आपको शायद नाम मैं लूँ या नहीं नहीं, लूँ, मुनासिब नहीं है नाम मुनासिब लेना। नहीं है। तो वो सोसाइटी जो है ना वो बाकायदा लीज है, सारे प्लॉट लीज हैं, जी। कब्जा हो गई पूरी सोसाइटी। पूरी सोसाइटी के ऊपर। हाँ, वहाँ पानी बिजली सुई के सब है, घर बने हुए, लीज सोसाइटी है, कब्जा हो गई। अब बताएं, फिर उस जगह पे आप कहते हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब सोसाइटी सेफ नहीं है तो इंडिविजुअल प्लॉट, इंडिविजुअल मकान तो बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ नहीं हो सकते, तो बिल्कुल ठीक है। बेहतर ये है कि कोई इदारा है जिसकी जो जवाबदेह है किसी को, तो बिल्कुल वहाँ ठीक। पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वो शायद सेफ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे पहली शर्त होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ास तौर पे वो जो शराइत हैं जिनका भी तस्करा रोशन साहब ने किया है, इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी और अब बात हो जाए, अब क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस के अंदर बड़ी तेज़ी से फ़र्क आ रहा है, जी। अब लोग इस वजह से भी बहुत परेशान है, और एक सवाल अमूमन पूछा जाता है कि ये जो प्राइसेस में इतनी ज़्यादा एकदम हाइक आती है, वैसे उसका जो नंबर वन जो रीज़न आता है ना, वो करप्शन होता है। करप्शन होता जब कहीं पे करप्शन होती है ना, जहाँ पे सिस्टम में, तो वहाँ पे सबसे पहले जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो प्रॉपर्टी की बढ़ती हैं। उसके अलावा आप क्या समझते हैं, ये इकोनॉमिक फैक्टर है? साइंस ही कहती है कि जहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है प्राइसेस खुद ब खुद अप्रिशिएट होती हैं। यहाँ पे कौन सा फैक्टर आपके ख्याल में ज़्यादा जिसका अमल दखल है? है। देखें, अभी आजकल जो मैं आज कोई 6 महीने से या 1 साल से एक चीज़ मेरे मुशाहिदे में बहुत ज़्यादा आई है जी। कि लोगों का रुझान चेंज हो गया है। लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, 1 1 साल 2 2 साल हो गए उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही। जी। जी। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनका प्लॉट जो है वो चाहते हैं कि हम ये एफबीआर वैल्यू पे ट्रांसफ़र ना करें। ये मैं आपको इसलिए निशानदेही कर रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है जी। जी। हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी। मतलब कोई साहब बाहर से आए, वो चाहते हैं कि भाई अब मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। सेल इसलिए नहीं होती कि उसकी कीमत फर्ज करें 10 करोड़ है, एफबीआर वैल्यू है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अब वो लोग कहते हैं 1 करोड़ 80 मिलेंगे, वो कहता है भाई मेरे तो पैसे, मेरे तो 4 साल हो गए, मेरी तो पुरानी प्रॉपर्टी है, मैं तो बिल्कुल बाहर ठीक है। लेके जाऊंगा या मैं कोई और जगह इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने पैसे वाइट रखूंगा। बिल्कुल ठीक अब है। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट में चेक करते हैं तो 10 करोड़ की है। जी। अब जब वो लोगों को बोलते हैं भाई 10 करोड़, तो लोगों के पास 10 करोड़ है ही नहीं, बिल्कुल वाइट ठीक मनी है ही नहीं। है। जी। तो इसी वजह से मैंने आपको निशानदेही की कि कम से कम आप फेयर वैल्यू की तरफ अगर जाएंगे
तो लोगों की ये प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। मैं कम से कम 10-15 ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनकी उम्रें 80-85 साल 75 साल हो गई हैं, वो बैठे में कि हमें बिल्कुल ठीक मतलब है। हमें पूरे जो है ना वाइट चाहिए। अब वाइट में अगर कोई लेने जाता है तो आधी कीमत लोग ऑफर बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो वो बेचारों को नुकसान होता है। तो एक मरतबा गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी हमको अनाउंस करनी चाहिए कि आप उनको कोई रिलीफ दें, और सबको जितनी प्रॉपर्टी है ना, कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उसको फेयर वैल्यू मार्केट की तरफ ले आए, बिल्कुल ठीक है। लोगों का मसला हल हो जाएगा। अब लोग जो फेयर मार्केट वैल्यू पे जो ट्रांसफर नहीं कर रहे, जी। एफबीआर वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि उसका ट्रांसफर का खर्चा कम है। बिल्कुल ठीक है। फेयर वैल्यू मार्केट के ऊपर जाएंगे तो उसका खर्चा 10 गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। या 8 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना बढ़ जाता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट एक मरतबा कोई ऐसा पॉलिसी बना दे कि वो सारी फेयर वैल्यू के ऊपर अगर ट्रांसफर होगा तो लोगों के मसले हल होंगे। बिल्कुल ठीक आपकी है। प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, XYZ की प्रॉपर्टी अगर कभी भी सेल करना चाहें तो उनको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल चले ठीक वो है। 5%, 2%, 3% मार्केट से कम करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अब उनको कम से कम 25%, 30%, 40% पैसे कम करते हुए उनको अफसोस होता है। अफसोस होता है। और बिल्कुल। ये पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की है कि एफबीआर वैल्यू बहुत कम है, फेयर फेयर मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। ठीक ये है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बज़ाहिर तो कुछ लोगों को इसका फ़ायदा हो जाएगा जी। कि भाई ठीक है, एफबीआर वैल्यू से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा, मगर ओवरऑल मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा मुल्क है। की इकनॉमिक को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो तो रहा है। हमें बिल्कुल। मुल्क का सोचते हुए, और मुल्क के जो एफबीआर वाले हैं या गवर्नमेंट वाले जो हैं, इनको चाहिए कि ये कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ये फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ जाएंगे ना, तो हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आएगी, बिल्कुल और ठीक है। हम देखिएगा कि ग्रे लिस्ट से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल आएंगे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर इसको हम ठीक करने की कोशिश करें और रेगुलेशंस को अगर ठीक किया जाएगा तो यकीनन फिर ये जो ऑब्जेक्शंस हमारे ऊपर लगते हैं या हम क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ये ख़त्म होंगे। रोशन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में बड़ी काम की बातें यहाँ पर हुई हैं, ख़ास तौर पे ये जो आपने रियल एस्टेट के हवाले से बात बताई है कि लोग काम करने से पहले उसको जाँचें कि किसके साथ काम कर रहे हैं, और ये तरीका अब आसान बना दिया गया है कि आप जाके एफबीआर की जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए इस चीज़ को जांच लें, इसका अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल जी, ये हमारा आज टॉपिक रहा रियल एस्टेट के हवाले से जो मसाइल थे उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर है, और ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।